सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते अच्छे होंगे। एंड आज जो है बीमीए विश्लेषण का पार्ट सेकंड आप लोगों के लिए लेके आए हैं। पार्ट फर्स्ट जिन बच्चों ने नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके पार्ट फर्स्ट जरूर देखिएगा, या यूट्यूब में आप सर्च करिए बीमीए विश्लेषण बाय मैथमेटिक्स एनालिसिस करके, तो आपको टॉप में जो है बीमीए विश्लेषण का वीडियोस मिल जाएंगे। तो बीमीए विश्लेषण पार्ट सेकंड, देखो जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज है इनकी बीमाएं कल हम ज्ञात कर चुके थे, और इसके अलावा बीमाओं के जो उपयोग है इसमें हम एक पद्धति से या एक पद्धति के मात्रकों को दूसरे पद्धति के मात्रकों में बदलना, ये भी हमने कल के जो पार्ट फर्स्ट जो हमारा है उस पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने इसको डिस्कस किया था, बहुत ही डिटेल के साथ डिस्कस किया था। देखिए आज हम यहां पे डिस्कस करेंगे, इसी का एक एग्जांपल है। गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है यदि लंबाई को किलोमीटर तथा समय को मिनट में मापे, तब जी का आंकिक मान बीमा लिखकर ज्ञात किया जा सकता है। हमें मतलब बीमा लिख के हमें क्या करना है, इसका आंकिक मान निकालना है। ठीक है, आंकिक मान बीमा निकालकर हम लिखेंगे। देखो सबसे पहले हमारे पास जी का जो वैल्यू दे रखा है वो क्या दे रखा है आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड। हमें एक ऐसे न्यू सिस्टम में कन्वर्ट करना जी का वैल्यू, एक ऐसे न्यू सिस्टम में हमें लिखना है जिसमें लंबाई जो है, लंबाई L जो है वो 1 किलोमीटर में हो, है ना, और समय जो है वो किस में हो, मिनट में हो, t इज इक्वल टू 1 मिनट में हो, है ना, समय करके इसमें कन्वर्ट करना है। देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे सिंपल सा फॉर्मेट यूज करेंगे हम इसके लिए। देखो सबसे पहले यहां पे g जो है वो क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। बीमा क्या हो जाएगा बेटा, बीमा जाएगा एल टी माइनस टू स्क्वायर होगा यहां पे, हाँ एल टी माइनस टू इसकी बीमा है, तो इसको हम L1 कंसीडर करते हैं, इसको T1 कंसीडर करते हैं। और जो हमारे पास सीजीएस सिस्टम दे रखा है, क्योंकि सीजीएस सिस्टम में इसका वैल्यू दे रखा है 9, सॉरी एमके सिस्टम में, किसमें दे रखा है वैल्यू, एमके सिस्टम में दे रखा है। तो एमके सिस्टम में इसका जो वैल्यू दे रखा है एमकेएस N2 इज इक्वल टू कितना 9.8, यस 9.8 यूज कर लेंगे, और L2 आपका 1 मीटर और T2 जो है आपका 1 सेकेंड, क्योंकि इसमें सेकेंड में मेजर्ड है। ठीक है, तो ये दो अलग अलग सिस्टम्स हमने अडॉप्ट कर लिया, एक न्यू सिस्टम है, इसमें हमें N1 का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, N1 का वैल्यू कैलकुलेट करना है, N2 का वैल्यू आपके पास दे रखा है। तो एज यू नो, अगर बीमीय विश्लेषण का यूज करेंगे यहां पे, तो बीमीय विधि से देखो N1 L1 T1 की पावर -2 इज इक्वल टू N2 L2 T2 की पावर -2 हो जाएगा। यस ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो यहां पे हमें क्या निकालना है, N2 का वैल्यू निकालना है, N1 का वैल्यू निकालना है। तो हमें N1 का वैल्यू निकालना है, तो N1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N1 इज इक्वल टू, देखो इसको उठा के इधर भेज देंगे, इसको उठा के इधर पटक दो, तो ये आपका जाए N2 L2 डिवाइडेड बाय L1 इंटू T2 डिवाइड बाय T1 की पावर -2 हो जाएगा, इज इक्वल टू, देखो N2 आपका 9.8, ठीक है। अच्छा L2 का वैल्यू देखो कितना है, 1 मीटर, ठीक है, तो 1 मीटर डिवाइड बाय 1 किलोमीटर। L1 आपका किस में दे रखा है, किलोमीटर में दे रखा है ना, 1 किलोमीटर कंसीडर करो यहां पे। अच्छा इंटू T2 बाय T1, देखो T2 कितना आपका बेटा 1 सेकेंड डिवाइड बाय 1 मिनट की पावर -2 की पावर -2। अच्छा अगर इसको हम सॉल्व आउट करते हैं तो ये 9.81 मीटर डिवाइड बाय, किलोमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर देना तो 1000
मीटर हो जाएगा। कितना? 1000 मीटर हो जाएगा। अच्छा, इसका ना ये देखो पावर -2 है यहाँ पे, जब पावर -2 है तो इसका रेसिप्रोकल करना, मिनट को ले जाना ऊपर, सेकंड को ले जाना नीचे, फिर मिनट को आप कन्वर्ट कर देना किसमें? सेकंड में कन्वर्ट कर देना। तो इसको अगर आप सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 60 सेकंड डिवाइड बाय सेकंड की पावर +2 है ना। जो पावर -2 है इसका हमने रेसिप्रोकल कर दिया, तो मिनट जाएगा ऊपर और सेकंड आ जाएगा नीचे, फिर मिनट को हमने कन्वर्ट कर लिया किसमें? सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। यस, गुड, बहुत बढ़िया। अब देखो यहां पे क्या कैंसिल हो रहा है? मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, तो आपका हो जाएगा 9.8 इंटू 1/1000 इंटू 60 का स्क्वायर करेंगे तो 60 इंटू 60, 1 2 1 2, 00 से 00 कैंसिल। देखो 2 से डिवाइड करना, 2 5 जा 2 3 जा, तो ये आपका जा 9.8 इंटू 3 इंटू 6 18, 18/5, 5 से इसको डिवाइड कर देना 3.6, 3 से 5 से 18 को डिवाइड कर देना कितना आएगा? 3.6 आ जाएगा। यस, ठीक है। 3.6 के 9.8 से मल्टीप्लाई करो तो देखो 98 एंड 36, तो 48 का 8 ऐसे लगा 4, 54 54 और 24, 54 और 24 हो गया आपका 78, 78 और 4 82 का 2 ऐसे लगा 8, 27 27 और 8 35, 27 और 8 कितना जाएगा? 35 हो जाएगा। तो ये आपका जाएगा 35.28 किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर। ये आपका न्यू जी का वैल्यू जाएगा न्यू सिस्टम में 35.28 किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर, है ना। तो मतलब पर मिनट में इतना किलोमीटर जो है उसका जो वेलोसिटी है वो चेंज होगा अगर हम किलोमीटर में मेजर करते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप अगर आपको समझ में ना आए तो प्लीज एक बार वीडियो को रिमाइंड करके जरूर देख लेना। आ जाओ। अरे एक ही क्वेश्चन कितने बार रिपीट हो रखा है? देखो नेक्स्ट है किसी भौतिक समीकरण के बीमीय संतुलन का परीक्षण करना। देखो कोई भी हमारे पास इक्वेशंस दे रखा है ना, तो उस वो इक्वेशन आपका करेक्ट है या इनकरेक्ट है, सही है या गलत है, उसकी जांच हम बीमीय विधि से हम कर सकते हैं। तो यहां पे एक प्रिंसिपल यूज होता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलते हैं इंग्लिश में। होमोजेनिटी मतलब एक समान, एक रूप। देखो सिंपल, अगर मैं आपसे पूछूं बेटा एक बताओ 1 मीटर में अगर 2 किलोमीटर या 2 kg को अगर ऐड करेंगे तो कितना होगा? अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 मीटर में अगर 2 kg को ऐड करो तो कितना होगा? यहां पे क्या 3 kg मीटर हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत। इसका मतलब डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को हम ऐड नहीं कर सकते हैं। यहां पे ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये आपका लंबाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? द्रव्यमान को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपका द्रव्यमान को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब लंबाई और द्रव्यमान को नहीं जोड़ सकते हैं। आप कभी भी गधों के साथ घोड़ों को नहीं जोड़ सकते भाई, सिंपल सी बात है। अगर गधों को जोड़ना है तो गधों को गधों के साथ ही जोड़ना पड़ेगा। अगर आप घोड़ों को जोड़ रहे हैं तो घोड़ों के साथ ही जोड़ना पड़ेगा। अब गधे और घोड़ों को नहीं जोड़ सकते हैं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, तो फिर रूल सारे ब्रेक हो जाएंगे। तो जब भी आप फिजिक्स के अकॉर्डिंग जब भी आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड करते हो तो कंडीशन है कि उस फिजिकल क्वांटिटीज का जो डायमेंशन है वो सेम होना चाहिए। सेम डायमेंशंस वाले फिजिकल क्वांटिटीज को आपस में ऐड कर सकते हैं या उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कभी भी डिफरेंट डायमेंशंस वाले फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? सिंपल सा मीनिंग है, अगर s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर अगर है तो इसका मतलब यहां पे हमने जब ut के अंदर ut के साथ जब हमने at स्क्वायर को ऐड किया है तो इसका मतलब डायमेंशन ut की जो बीमा है वो हाफ ऑफ at स्क्वायर की बीमा के बराबर होगा। जब इन दोनों की बीमाएं आपस में बराबर है तभी हम इसको आपस में क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। या जैसे हम लिखते हैं v इज इक्वल टू u प्लस at, अगर ये इक्वेशन यूज करते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है u और at को तभी हम जोड़ सकते हैं बेटा, u और at को तभी हम जोड़ सकते हैं जब इन दोनों की बीमाएं आपस में क्या हो? बराबर हो। अगर इन दोनों की बीमाएं डिफरेंट है तो उस केस में हम इसको ऐड नहीं कर पाएंगे। जैसे लंबाई में कभी आप द्रव्यमान को नहीं जोड़ सकते हैं, फोर्स मतलब बल में
कभी आप चाल को नहीं जोड़ सकते, हाँ गुणा जरूर कर सकते हो, मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, डिवाइड आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, बट कभी भी आप इनको ऐड भी नहीं कर सकते, कभी भी आप इनको सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते। तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोला जाता है इसको, ठीक है ना। यस, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो इक्वेशन को अगर चेक करेंगे, कोई भी आपके पास इक्वेशंस दे रखा है, तो उस केस में LHS, देखो उस केस में आपका LHS की बीमा बराबर क्या होनी चाहिए? RHS की बीमा, RHS की बीमा। इरेजर है ना, RHS की बीमा, ठीक है ना। तो LHS की बीमा, RHS की बीमा आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। अगर कोई भी टर्म्स ऐड हो रहे हैं, अगर कोई भी टर्म्स ऐड हो रहे हैं, तो उन टर्म्स की या उन पदों की जो बीमाएं हैं वो आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। यदि कोई पद जुड़ या घट रहा है तो हर एक पद की बीमा समान होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, ये नोट कर लो। अगर कोई भी टर्म्स आपका ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो उस केस में हर एक टर्म्स की जो बीमाएं हैं वो आपकी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल के लिए, उदाहरण के लिए देख लेते हैं, जैसे हम उदाहरण ले लेते हैं, यहाँ पे उदाहरण देखो, उदाहरण क्या कहता है, जैसे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर। एज यूजुअल मीनिंग है s आपका विस्थापन है, s आपका क्या है बेटा? विस्थापन है, u आपका प्रारंभिक वेग है, t आपका समय है, और a जो है यहां पे क्या है? आपका त्वरण है। क्या है? त्वरण है। तो अगर यहां पे ऐड हो तो इसका हर एक टर्म्स की जो बीमा है वो आपस में बराबर होनी चाहिए। देखो s की बीमा, s की बीमा क्या हो जाएगा? s की जो बीमा है वो आपका हो जाएगा, विस्थापन है, तो इसके विस्थापन की बीमा क्या होता है? L होता है, ठीक है। देखो इसके बाद अगर हम निकालते हैं UT की बीमा, UT की बीमा, देखो इसकी बीमा ULT माइनस 1 इंटू टी, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका? L आ जाएगा। अच्छा, हाफ ऑफ AT, हाफ की तो कोई बीमा नहीं है ना, तो AT स्क्वायर की बात करेंगे, तो AT स्क्वायर की बीमा, AT स्क्वायर की बीमा देखो ALT माइनस 2 इंटू टी स्क्वायर, है ना, LT माइनस 2T स्क्वायर। देखो टी स्क्वायर से टी इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि पावर प्लस माइनस में है, ऐड करोगे तो 0 हो जाएगा, क्या बचेगा? L बचेगा आपका, क्या बचेगा? L बचेगा, ठीक है। तो यहां पे देखो UT की बीमा भी L है, S की बीमा भी L है, और AT स्क्वायर की बीमा भी क्या है? L है। तो इसका मतलब इसके हर एक टर्म्स की बीमा सेम है, तो ये जो इक्वेशन है डायमेंशनली क्या है? ये करेक्ट है। हम कह सकते हैं कि बीमी विधि से जब हमने इसकी जांच करी तो ये जो है समीकरण जो है वो बीमी विधि से ये सत्य पाया गया कि इक्वेशन हमारा करेक्ट है। तो इस तरीके से हम डायमेंशंस एनालिसिस का यूज करके किसी भी इक्वेशंस की जांच कर सकते हैं कि वो इक्वेशन करेक्ट है या इनकरेक्ट है। इज इट क्लियर? बहुत सिंपल, बहुत इजी। अच्छा आ जाओ नेक्स्ट। देखो अब हमारे पास दे रखा है कि माना कि हमें स्वतंत्र पूर्वक गिरते हुए एक पिंड द्वारा h ऊंचाई से गिरने पर अर्जित वेग v के समीकरण v इज इक्वल टू रूट ऑफ 2gh का परीक्षण करना है। अगर इसका हमें टेस्टिंग करना है कि ये इक्वेशन हमारा करेक्ट है कि नहीं है, कह रहे कि h हाइट पे, यहां पे h हाइट से कोई भी एक वस्तु गिर रहा है नीचे पृथ्वी पे, तो जब ये नीचे की तरफ गिर रहा है तो इसका जो वेग है वो रूट ऑफ 2gh के बराबर है। वेग जो है वो रूट ऑफ 2gh के बराबर है। तो क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है, वो आपको चेक करना है। कैसे चेक करोगे? देखो हमने इक्वेशन लिख दिया v इज इक्वल टू रूट ऑफ 2gh। तो v की बीमा, दोनों पक्षों की बीमा क्या होनी चाहिए? आपस में बराबर। तो v की बीमा आपका हो जाएगा LT माइनस 1, LT माइनस 1। अच्छा देखो यहां पे रूट ऑफ 2gh की बीमा, देखो इसकी बीमा निकालो भैया,
देखो इसकी बीमा जो हो जाएगा वो क्या जाएगा बेटा, देखो टू की तो कोई बीमा है ही नहीं, तो रूट ऑफ जी की बीमा क्या जाएगा, एल टी माइनस टू इंटू एच, ये एच है, हाँ एच की बीमा आपका क्या जाएगा, एल हो जाएगा। एच का मतलब दूरी या लंबाई, सिंपली वो किसके बराबर हो जाएगा, वो एल के बराबर, जिसकी बीमा एल के बराबर हो जाएगा। तो यह जाएगा आपका रूट ऑफ एल स्क्वायर टी माइनस टू, एल स्क्वायर टी माइनस टू, तो अगर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो एल टी माइनस वन हो जाएगा आपका, एल टी माइनस वन। तो यहां पे भी क्या है, ये एल टी माइनस वन, दोनों की बीमाएं देखो आपस में क्या है, बराबर है, तो इसका मतलब ये समीकरण जो है हमारा सही है, करेक्ट है, इट इज करेक्ट इक्वेशन। ठीक है, सिंपल। अच्छा आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड यूज जो इसका है, कह रहे कि विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। तो बीमीय विधि का यूज करके बेटा हम डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में हम क्या कर सकते हैं, एक रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं किसी सिंपल पेंडुलम, जो सरल लोलक है, सरल लोलक का जो आवर्तकाल है, उस लोलक की लंबाई L, उस जिस स्थान पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उस स्थान पे G का जो वैल्यू है, गुरुत्वीय त्वरण का जो वैल्यू है उस पे, और जो उस सरल लोलक के अंदर जो बॉब है, मतलब जो गोला है, उस गोले के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। देखो ये एक सिंपल पेंडुलम है, आपने देखा होगा सिंपल पेंडुलम है ना, सरल लोलक, एक धागे के साथ से क्या कर दो, एक द्रव्यमान को नीचे बांध दो, मान लो इसकी द्रव्यमान कितना एल है, सॉरी एम है, और इसकी जो लंबाई है, धागे की जो लंबाई है वो कितना है, एल है, और इस जगह पे जहां पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस जगह पे जी का जो वैल्यू है, सॉरी गुरुत्वीय त्वरण का जो वैल्यू है वो कितना है, जी है। तो इस सरल लोलक का जो आवर्तकाल है वो एल, एम और जी पे निर्भर करता है, इन तीनों फैक्टर्स पे निर्भर करता है। तो उस केस में हम क्या कंसीडर करेंगे, हम मान लेंगे कि माना आवर्तकाल T इज प्रोपोर्शनल टू, समानुपाती m की पावर a, l की पावर जो l है, l की पावर b और g की पावर c। अब कुछ भी ले सकते हो, m की पावर b भी ले सकते हो, m की पावर c भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो m की पावर a, l की पावर b और g की पावर c हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहां से हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करते हैं, मतलब प्रोपोर्शनलिटी का साइन यहां से हटा देते हैं, तो एक कांस्टेंट आएगा, तो t इज इक्वल टू k, m की पावर a, l की पावर b और g की पावर कितना जाएगा, c हो जाएगा, है ना। तो t इज इक्वल टू k, m की पावर a, l की पावर b और g की पावर c, और जहां k जो है, जहां k एक बीमाहीन नियतांक है, क्या है, बीमाहीन नियतांक है, बीमा नहीं है। अगर यहां पे k की बीमा होगी तो उस केस में डायमेंशनल एनालिसिस पूरी तरीके से फेल हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। तो इसीलिए जब भी हम इस तरीके के इक्वेशंस ड्राइव करते हैं जिसमें k जो है जो आपका समानुपाती नियतांक है, अगर उसका बीमा 0 है, मतलब वो एक बीमाहीन राशि है, तो उस केस में हम रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं, रिलेशन हम निकाल सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं निकाल पाएंगे। ये याद रखना, इट इज अ ड्रॉबैक ऑफ, मतलब हम बोल सकते हैं कि ये बीमीय विश्लेषण का दोष है कि अगर एक बीमा अगर है अगर के की कोई बीमा एग्जिस्ट करता है तो उस केस में जो है डायमेंशनल एनालिसिस हमारा पूरी तरीके से फेल हो जाएगा। तो जब भी इक्वेशंस आएगा तो आपको यही मानना है कि के जो है एक बीमाहीन नियतांक है, मतलब इसकी कोई बीमा नहीं है। अच्छा अब यहां पे क्या करेंगे ना, दोनों पक्षों की बीमाएं लिख देंगे, तो दोनों पक्षों की बीमा लिखने पर दोनों पक्षों की बीमा यहां पे लिख देंगे। देखो टी की बीमा आपका टी ही हो जाएगा, इज इक्वल टू एम की बीमा एम, के की तो 0, तो एम की पावर a। अच्छा एल की बीमा, एल के यहां पे लंबाई दैट इज एल, तो एल की पावर b, और जी गुरुत्वीय त्वरण, तो गुरुत्वीय त्वरण की बीमा एल टी माइनस 2 की पावर c, है ना। तो अगर आप इसको सॉल्व आउट करते हैं यहां से, देखो तो यह m की t1 L0 m0 आप इसको लिख सकते हो, जो टर्म्स मिसिंग है उसकी पावर क्या लिख सकते हो आप, 0 लिख सकते हो, तो यहां पे हमने 0 लिख दिया इसको। तो यहां पे m की पावर a, l की पावर यहां से b, और देखो l की पावर कितना है c है, तो इनटू में घातें जुड़ती हैं, तो l की पावर b प्लस
सी, और यहां से आपका जाएगा टी की पावर माइनस का 2c, टी की पावर माइनस का 2c। अच्छा, दोनों पक्षों में घातों की तुलना कर देंगे। क्या करेंगे? घातों की तुलना, घातों की तुलना कर देंगे। यस, बिल्कुल, घातों की तुलना कर देंगे। तो जैसे हम घातों की यहां पे तुलना करते हैं बेटा, तो घातों की तुलना करने से क्या बनेगा? तो a जो है किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। तो a को आप यहां पे लिख दोगे 0, a आपका हो जाएगा 0। यस, देखो b प्लस सी किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। तो आप यहां पे लिख दो b प्लस सी इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू माइनस ऑफ c। b जो है वो माइनस सी के बराबर हो जाएगा। और देखो यहां से माइनस का 2c इज इक्वल टू 1, माइनस का 2c इज इक्वल टू कितना? 1। तो c इज इक्वल टू माइनस का 1/2 हो जाएगा। c का वैल्यू माइनस का 1/2। अच्छा, c का वैल्यू रिप्लेस कर दो b में, तो यहां से आपका b का वैल्यू जो हो जाएगा, देखो माइनस माइनस आपका प्लस, तो b का वैल्यू जो 1/2। तो c का वैल्यू माइनस का 1/2, b का वैल्यू 1/2। अच्छा, वैल्यू रिप्लेस कर दे रहे हैं यहां पे, तो t आ जाएगा आपका, तो यहां से देखो t इज इक्वल टू आ जाएगा आपका, देखो k कांस्टेंट, m की पावर 0, l की पावर 1/2 और g की पावर माइनस का 1/2, g की पावर माइनस का 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है? 1/2 मींस देखो, अगर आपके पास रूट ऑफ x है, रूट ऑफ x, इसका मतलब x की पावर 1/2, तो 1/2 का मतलब होता है रूट। क्या होता है? रूट होता है। यस, तो t इज इक्वल टू k, देखो ये तो जाएगा रूट में, ये भी रूट में और ये भी रूट में, l, और ये माइनस में पावर इससे डिवाइड में आ जाएगा। तो t इज इक्वल टू आपका आ जाएगा k रूट ऑफ l/g। अगर आपके क्वेश्चन के अंदर अगर आपका k का वैल्यू दे रखा तो आप k का वैल्यू यहां पे रिप्लेस कर देंगे, अगर नहीं दे रखा तो उसको एज इट इज छोड़ देंगे। बट बाय एक्सपेरिमेंटल k का जो वैल्यू होता है वो आपका 2π होता है। k का जो वैल्यू है वो कितना होता है? 2π होता है। एक्सपेरिमेंटल ये देखा गया है। तो k का वैल्यू रख देना यहां पे 2π रूट ऑफ l/g। तो ये आपका किसी सरल लोलक के आवर्तकाल के लिए फॉर्मूला जाएगा, t इज इक्वल टू 2π रूट ऑफ l/g। तो इसका मतलब बीमीय विश्लेषण का यूज करके हम इस तरीके के इक्वेशंस को क्या कर सकते हैं? ड्राइव कर सकते हैं। बट दिमाग में एक चीज आप रखेंगे, दिमाग में आपका एक चीज होना चाहिए कि k जो है यहां पे क्या होना चाहिए बेटा? बीमाहीन होना चाहिए। अगर k बीमा है, k की बीमा है, तो उस केस में आप इस तरीके के इक्वेशन, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं अगर बात करूं, जैसे गुरुत्वीय बल F इज इक्वल टू G m1 m2/r², है ना? गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम आपने पढ़ा है कि फोर्स F जो है प्रोपोर्शनल होता है m1 m2/r² के, है ना? तो जब यहां से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो क्या आता है? एक कांस्टेंट आता है, ये नियतांक आता है g। बट यहां पे जो नियतांक g है ये एक बीमाहीन राशि नहीं है, इसकी बीमा होती है, इसका बीमा जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो इसके अंदर इस तरीके के जो इक्वेशंस हैं, इस तरीके के इक्वेशंस को आप बीमे विधि से ड्राइव नहीं कर सकते, क्योंकि उस केस में इस जी की बीमा का भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल होगा जो कि आपको पता नहीं होगा। तो इस तरीके के इक्वेशंस नहीं बना सकते हैं। F इज इक्वल टू, जैसे F इज इक्वल टू हम यूज करते हैं, F इज इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। ये क्लास 12th में आप पढ़ेंगे, है? इसको न्यूटन कूलम का नियम बोलते हैं, कूलम का नियम, अकॉर्डिंग टू कूलम का नियम। अब यहाँ पे ये भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, ये कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पे ये जो म्यू, इसको एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं, एप्सिलॉन नॉट की बीमा यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की बीमा एग्जिस्ट करता है। तो इसके अंदर इस तरीके के इक्वेशंस को भी हम बीमे विधि से ड्राइव नहीं कर सकते। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है, एक दोष है इसका, ठीक है? देखो अब आता है बीमे विधि, बीमाओं की रीति की सीमाएं। रीति का मतलब विधि, रीति का मतलब क्या? विधि या नियम, है ना? तो इस रीति से किसी सूत्र में उपस्थित बीमाहीन नियतांक का मान नहीं ज्ञात किया जा सकता है। जैसे अभी हमने क्या निकाला? एक इक्वेशन निकाला, t इज इक्वल टू 2π, सॉरी, हाँ देखो हमने, अरे हाँ, जैसे हमने अभी ड्राइव किया था t इज इक्वल टू k रूट ऑफ l/g, है ना? ये इक्वेशंस तो अभी ड्राइव किया था हमने, इसको ड्राइव किया था। अब देखो इसमें जो k है, इसमें जो ये जो k है, इसका वैल्यू क्या होगा? इसका मान क्या होगा? इसका मान क्या होगा? ये मान जो है हम बीमे विधि से कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, कभी भी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। इस k का जो वैल्यू है
वो किससे निकलेगा, वो एक्सपेरिमेंट से निकलेगा। जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो एक्सपेरिमेंट प्रयोग जब आप करोगे उस सिस्टम पे, तो उस प्रयोग से आप के का मान निकाल सकते हो, उस प्रयोग से आप के का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। बट बीमीय विधि से कभी भी आप इस नियतांक का मान आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मेन ड्रॉबैक है बीमीय विधि का। अच्छा, तो नेक्स्ट ड्रॉबैक क्या है, कह रहे कि इस रीति से केवल भौतिक राशियों की घातों के गुणांक पर आधारित सूत्र प्राप्त किए जा सकते हैं, जोड़ने तथा घटाने संबंधी पदों वाले सूत्र स्थापित नहीं किए जा सकते हैं, केवल उनकी विमाओं की सत्यता की जांच की जा सकती है। अगर मैं आपसे कहूं कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी को आपको बीमीय विधि से प्रूव करना है तो आप नहीं कर सकते, आप केवल t इज इक्वल टू के, t इज इक्वल टू के रूट ऑफ एल बाई जी, f इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, या f इज इक्वल टू एम ए, है ना। तो इस तरीके के जो इक्वेशंस एटसेट्रा, तो इस तरीके के जो इक्वेशंस है, इसी इक्वेशंस को आप ड्राइव कर सकते हो, इसी तरीके के इक्वेशंस को आप जो है कैलकुलेट कर सकते हो बीमीय विधि से, ड्राइव कर सकते हो आप उसको। बट जब आ जाती है कि अगर आपको ये वाला इक्वेशन ड्राइव करना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, या s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, या v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एस, अगर इस तरीके के इक्वेशंस अगर आपको ड्राइव करने पड़ जाए तो आप इस तरीके के इक्वेशन जिसमें दो पदों के बीच में योग का चिन्ह होता है या दो पदों के बीच में माइनस का चिन्ह होता है, तो ऐसे इक्वेशंस को आप कभी भी बीमीय विधि से ज्ञात नहीं कर सकते हो। ये इसका सेकंड ड्रॉबैक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई दो इक्वेशंस, कोई भी समीकरण है, अगर उस समीकरण में दो या तीन पद या तीन से ज्यादा पद अगर किसके द्वारा जुड़े हुए हो, एक प्लस के साइन से या माइनस के साइन से अगर जुड़े हुए हो, तो इस तरीके के इक्वेशंस को कभी भी आप बीमीय विधि से ज्ञात नहीं कर सकते हो। ये इसका मेन ड्रॉबैक आ जाता है। अच्छा, थर्ड इसका ड्रॉबैक देखो क्या करें, करेंगे यदि कोई भौतिक राशि तीन से अधिक राशियों पर निर्भर करती है तो उनके बीच इस रीति से संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि MLT की घातों को सम इक्वेट करने पर केवल तीन समीकरण ही बनते हैं और उनसे तीन घातों के ही मान ज्ञात किए जा सकते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं बेटा ये बताओ कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, अगर आपको इस तरीके के इक्वेशन को सॉल्व करना है तो मिनिमम कितने इक्वेशन चाहिए होंगे? आप कहोगे सर इसमें कितने वेरिएबल हैं, इसमें अगर आप कहोगे कि सर दो वेरिएबल है तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो इक्वेशंस, कम से कम दो इक्वेशंस होनी चाहिए। मतलब एक x माइनस वाई इज इक्वल टू x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशंस ये होना चाहिए, दो इक्वेशंस होने चाहिए। दो इक्वेशंस होंगे तो आप सिंपली x y वाले इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं बेटा कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 10, ये एक इक्वेशन है, कितने चर वाले समीकरण है? तीन चर वाले समीकरण है। अगर मैं कहूं कि इसको सॉल्व करके आपको x y और z का वैल्यू निकालना है तो मिनिमम कितने इक्वेशन चाहिए होंगे? तो आप कहोगे सर इसमें तीन वेरिएबल है, x भी है, y भी है और z भी है, तो इसका मतलब तीन वेरिएबल है। तो तीन वेरिएबल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कितने इक्वेशन होने चाहिए? ऐसे हमारे पास 5 ले लो, कुछ भी ले लो, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 19, कुछ भी ले लो इक्वेशंस। हाँ, पता नहीं सॉल्यूशन होगा नहीं होगा, दैट्स अनदर मेथड। अब ये हमने तीन इक्वेशंस करें, अगर तीन वेरिएबल इक्वेशंस है तो उसको सॉल्व करने के लिए मिनिमम कितने इक्वेशंस होने चाहिए? चार इक्वेशंस होने, तीन इक्वेशंस होने, कम से कम तीन इक्वेशंस होने चाहिए। तीन से ज्यादा भी होगा तो सॉल्व हो जाएगा। अगर मैं कहूं दो इक्वेशंस दे दूं मैं आपको केवल ये वाला इक्वेशंस दे दो और ये इक्वेशंस दे दो, तो क्या आप सॉल्व कर पाओगे? बिल्कुल भी नहीं, आप कभी भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। इनको सॉल्व करके कभी भी आप x और y का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। तो एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए कितने इक्वेशन चाहिए? तीन इक्वेशन चाहिए। सेम एज इट इज यहां पे कह रहे हैं कि अगर बीमीय विधि से अगर चार से ज्यादा समीकरणों को इरेज कर देता हूं, अगर हमारे पास चार से ज्यादा भौतिक राशियों के बीच में संबंध स्थापित करना है, जैसे मान लो अगर x को एक फिजिकल क्वांटिटी है, वो a b c और d, इन चार भौतिक राशियों पर क्या कर,
तो देखो x जो है मान लेते हैं यहां पे कि वो a b c d इन चारों भौतिक राशियों पे क्या करता है, ये निर्भर करता है। और मान लेते हैं a की पावर a, b की पावर b, c की पावर c और d की पावर d आता है। तो देखो जब इन घातों के तुल्य, यहां पे हमारे पास कितने अचर राशि है, चर राशि कितने हैं, चार। देखो यहां पे हो गए चार, a b c और d, चार हो गए ना। जब हम x की बीमा लिखेंगे तो m l और t के पदों में लिखेंगे। जब x की हम बीमा लिखेंगे तो किसके पदों में लिखेंगे, तो हम m l और t के पदों में लिखेंगे। जब इसके पदों में अगर हम बीमा को लिखेंगे तो यहां से कितने समीकरण मिलेंगे हमें, जब घातों की आप तुलना कर दोगे, जब m की घात की तुलना करोगे तो एक समीकरण मिलेगा, जब l की घात की तुलना करोगे तो दूसरा समीकरण मिलेगा, जब t की घात की तुलना करोगे तो तीसरा समीकरण मिलेगा। जैसे इस पीछे वाले इक्वेशन में आ जाओ, यहां पे समझते हैं। देखो यहां पे जब हमने घातों की तुलना किया था, यहां पे क्या कह रहा था, घातों की तुलना, तो देखो हमारे पास तीन इक्वेशन मिले थे। एक ये वाला इक्वेशन मिला था, इक्वेशन फर्स्ट, एक इक्वेशन मिला था इक्वेशन सेकंड, और एक इक्वेशन हमारा यहां से मिला था इक्वेशन नंबर थर्ड। तो जब हम m l और t के पदों की घातों की अगर तुलना करते हैं तो कितने इक्वेशंस मिलेंगे हमें, तीन इक्वेशंस मिलेंगे। और यहां पे देखो कितने वेरिएबल थे, a b और c, इसमें तीन चर राशि थे। वेरिएबल्स कितने थे, यहां पे कितने चर थे, तीन चर थे। और तीन चर को सॉल्व करने के लिए हमारे पास तीन इक्वेशन सफिशिएंट है। मिनिमम तीन इक्वेशन चाहिए, जो कि यहां पे तीन इक्वेशंस बन रहा है। बट अगर इस केस में अगर हम बात करेंगे, इस केस में अगर हम जाएंगे तो देखो यहां पे हमारे पास चर कितने हैं भैया, चार, चार चर है। कितने समीकरण बनेंगे, तीन समीकरण बनेंगे। चार चर वाले समीकरण को सॉल्व करने के लिए, उसको हल करने के लिए कम से कम एटलीस्ट हमारे पास चार समीकरण चाहिए। बट जब हम m l और t की घातों की तुलना करेंगे तो हमारे पास कितने समीकरण मिलेंगे, तीन। मतलब उस केस में हम समीकरण को हल नहीं कर सकते। हम हल करके a b c और d का जो मान है वो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इस केस में बीमीय विधि जो है वो पूरी तरीके से फेल हो जाता है। वो तो यही कह रहे हैं कि यदि कोई भौतिक राशि तीन से अधिक राशियों पर निर्भर करती है तो उनके बीच इस रीति से, मतलब इस विधि से संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता, संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता, क्योंकि m l और t की घातों को सम मतलब इक्वेट करने पर केवल तीन समीकरण ही बनते हैं और इनसे तीन घातों के ही मान ज्ञात किए जा सकते हैं। केवल मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने घात निकाल सकते हैं हम, तीन घात निकाल सकते हैं, चौथी घात हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहां पे बीमीय विधि आपका पूरी तरीके से कोलैप्स कर जाता है। अच्छा, फोर्थ देखो, फोर्थ क्या है, ड्रॉबैक। इसका ड्रॉबैक का मतलब कमियां। तो करें कि इस रीति से त्रिकोणमितीय साइन थीटा कॉस थीटा चर घातांकीय मतलब एक्सपोनेंशियल, जिसको हम e की पावर में लिखते हैं या a की पावर x लिखते हैं, इसको चर घातांकी बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल बोला जाता है। या लघुगणकीय लॉग फंक्शन जो होते हैं, आदि पद वाले समीकरणों को इस बीमीय विश्लेषण से ज्ञात नहीं किया जा सकता है, विश्लेषण के द्वारा नहीं किया जा सकता है, इसका विश्लेषण नहीं कर सकते हम। जैसे आपके पास समीकरण है y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, जैसे एक पार्टिकल के विस्थापन का समीकरण होता है y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। या जैसे हमने एक इक्वेशंस लिखा करंट का I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, हमने एक इक्वेशंस लिखा, ये एक इक्वेशंस लिखा। तो यहां पे देखोगे तो इन इक्वेशंस में क्या आ रहा है, साइन आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा, साइन आ रहा है। तो इसका मतलब इस तरीके के जो इक्वेशंस होंगे, इन इक्वेशंस को कभी भी हम बीमीय विधि से ज्ञात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि साइन की बीमा को हम कंपेयर नहीं कर सकते। ये डायमेंशनलेस होता है और इसके अंदर ये भी क्वांटिटीज डायमेंशनलेस होता है। तो इस तरीके के जो इक्वेशंस होंगे, इन इक्वेशंस को जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, साइन टेन कॉस, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन आते हैं e की पावर x या e की पावर में कोई फंक्शंस दे रखा है, या लॉग के अंदर कोई फंक्शंस आता है, तो उस तरीके के इक्वेशंस को कभी भी हम बीमीय विधि से ज्ञात नहीं कर सकते, उसका विश्लेषण नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो कुछ ड्रॉबैक्स हो गए बीमीय विश्लेषण के। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। तो देखो पहला हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहे हैं, बेग बराबर रूट ऑफ दाब बटे x, तो x की बीमा ज्ञात कीजिए। तो देखो अगर दोनों पक्षों में अगर वर्क कर देंगे तो बेग का स्क्वायर इज इक्वल टू दाब p बटे x।
है ना। तो यहां से अगर हम x कैलकुलेट करेंगे तो क्या जाएगा, p बटे x इज इक्वल टू p बटे v स्क्वायर हो जाएगा। क्या जाएगा, p बटे v स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो यहां पे x की जो बीमा है, x की बीमा क्या हो जाएगा, x की बीमा, तो x की बीमा हो जाएगा p, दाब, दाब की बीमा क्या होता है, ml माइनस 1 t माइनस 2 t माइनस 2 डिवाइडेड बाय v। यहां पे देखो क्या है, ये वेग है, वेग, वेग की बीमा क्या होता है, lt माइनस 1, lt माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये जब आपका m l माइनस 1 इंटू टी माइनस 2 डिवाइड बाय, इसका स्क्वायर करेंगे तो l का स्क्वायर t माइनस 2। देखो t माइनस 2 से t माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, l को ले जाओगे ऊपर तो क्या हो जाएगा ये बेटा, l की पावर 3 माइनस में, तो m l की पावर 3, है ना। देखो ये माइनस का 1 है, इसको पावर ऊपर ले जाओगे तो माइनस 1 माइनस का 2, माइनस 1 माइनस 2 को ऐड करोगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। यस बिल्कुल, माइनस का 3 आ जाएगा। अच्छा m l की पावर माइनस 3, अब बताओ ये किसकी बीमा है, बहुत ही एक फंडामेंटल क्वांटिटीज की बीमा है ये, फंडामेंटल मतलब एक फिजिकल क्वांटिटीज की बीमा है ये, m l की पावर माइनस 3। अगर उसको आइडेंटिफाई कर सको तो ये आपका क्या है, ये आपको आयतन है, ये आपका आयतन है। क्या है बेटा, ये आयतन है। इसका मतलब x यहां पे किसको शो कर रहा है, x किसको शो कर रहा है, x यहां पे आयतन को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है बेटा, आयतन को शो कर रहा है। यस बिल्कुल, यहां पे x जो है वो आपका आयतन को शो कर रहा है। यस, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो कह रहे किसी भौतिक राशि a का सूत्र a इज इक्वल टू दाब बटे घनत्व, नहीं सॉरी गलत बताया मैंने आपको यहां पे, हाँ इसको करेक्ट करता हूं, ये आयतन नहीं, ये घनत्व को शो करता है। किसको शो कर रहा है, यहां पे ये घनत्व का आयतन होता है, सॉरी किसका आयतन होता है, ये घनत्व का आयतन होता है। घनत्व, आयतन का तो होता है l क्यूब, सॉरी फॉर दैट, घनत्व है यहां पे ये, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहे किसी भौतिक राशि a का सूत्र a बराबर रूट ऑफ दाब बटे घनत्व है, तो a की बीमा ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं, सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है बेटा ये भी। देखो इसको इक्वेट कर लेना, रूट ऑफ दाब p बटे घनत्व, जो अभी हमने लिखा था x, उसी के इक्वेशंस तो है। तो यहां पे a किसको रिप्रेजेंट करेगा, b को रिप्रेजेंट करेगा, बाकी इसकी बीमा आप निकाल देना, वो आप कर लोगे। अच्छा आ जाओ क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहे किसी कण की स्थिति x समय t का समीकरण, देखो x इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर के अनुसार निर्भर करती है। जहां पे x मीटर में, जहां पे x किस में दे रखा है बेटा, मीटर में, ठीक ना, और t इसमें आपका किस में दे रखा है, सेकंड में दे रखा है, t आपका सेकंड में दे रखा है। तो कह रहे कि a तथा b की बीमाएं तथा मात्रक ज्ञात कीजिए। हमें यह बताना कि a और b का बीमा क्या है और उसका मात्रक क्या है, यह हमें ज्ञात करना है। अब अगर ये मात्रक किन किन भौतिक राशियों को स्पष्ट करता है, ये किस किस भौतिक राशियों को बता रहा है, ये भी आपको ज्ञात करना है, ये भी आपको कैलकुलेट करना है। यस बिल्कुल, देखो तो सिंपल, देखो x इज इक्वल टू क्या दे रखा आपका, ए टी प्लस बी टी का स्क्वायर, है कि नहीं है, x इज इक्वल टू क्या दे रखा, ए टी प्लस बी टी का स्क्वायर। यस बिल्कुल, तो यहां पे देखो अगर ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, अगर ये इक्वेशन डायमेंशनली मतलब बीमीय विधि से अगर ये करेक्ट होगा, तो इसका मतलब इसके हर एक पदों की जो बीमा है वो क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो इसका मतलब हम यहां पे लिख सकते हैं x की बीमा बराबर AT की बीमा, AT की बीमा बराबर BT स्क्वायर की बीमा, BT स्क्वायर की बीमा। यस बिल्कुल, तो इसका मतलब ये इन तीनों की बीमाएं आपस में बराबर, तो हम लिख सकते हैं तो x की बीमा, तो आप यहां पे ऐसे लिखो, हाँ देखो तो यहां पे आप ऐसे लिखो इसको, x की बीमा क्या जाए, क्योंकि x यहां पे क्या है, विस्थापन है। देखो दे रखा ना, x जो है मीटर में दे रखा है, मीटर का मतलब विस्थापन हो गया, l हो गया, ठीक है। a की बीमा आपको निकालना है, t यहां पे क्या है, सेकंड में, इसका मतलब टाइम दे रखा है आपका, ठीक है, बिल्कुल क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है, ठीक है। तो अब यहां पे लिखेंगे AT इज इक्वल टू, देखो b आपका, b की बीमा आपको निकालना है तो b को एज इट इज रख देना, और t स्क्वायर की बीमा आपका क्या जाएगा, t का स्क्वायर। तो एक बार आप AT
इज इक्वल टू क्या रखोगे, एल रखोगे। तो ए इज इक्वल टू क्या जाए, एल टी माइनस 1। टी को जब उठा के इधर पटकोगे तो ये पावर किस में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। तो एल टी माइनस 1, तो इसका अगर मात्रक लिखेंगे तो ए का मात्रक देखो, इसका मात्रक क्या जाएगा, मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए यहां पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ए यहां पे बेग को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ए का मतलब यहां पे क्या है, बेग है, ठीक है ना। तो मीटर पर सेकंड किसका मात्रक होता है, बेग का मात्रक होता है। तो हमने यहां पे इसको आइडेंटिफाई कर लिया। अच्छा देखो दूसरा, तो अब इसको बीटी स्क्वायर और एल इसको आपस में एक साथ ले लो, तो एल की बीमा इज इक्वल टू बीटी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो यहां से बी इज इक्वल टू एल, हाँ लिख लो एल, अब 2 को इधर लिया होगा तो माइनस में जाए पावर, तो एल टी माइनस 2। अच्छा, एल टू माइनस 2, अगर इसके मात्रक की अगर बात करेंगे, बी का जो मात्रक है वो क्या जाएगा, वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर किस भौतिक राशि का मात्रक होता है, कमेंट सेक्शन में लिखना जल्दी से इसका आंसर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर किस भौतिक राशि का मात्रक होता है, कमेंट में लिखो। अच्छा, तो ये आपका होता है त्वरण का मात्रक। क्या होता है, ये आपका होता है त्वरण का मात्रक, है ना। तो यहाँ पे बी जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आपका त्वरण को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए जो है यहाँ पे आपका बेग को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बहुत ही सुंदर सा और प्यारा सा क्वेश्चन था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अब यहाँ पे आ जाओ, कह रहे किसी समय टी पर एक कण का बेग समीकरण v इज इक्वल टू, देखो ए टी क्यूब प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी टी द्वारा व्यक्त किया जाता है। सी का मात्रक तथा बीमीय सूत्र ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पे क्या निकालना, सी का, यहां पे आपसे सी का ही पूछा है बस, और किसी का नहीं पूछा है, सी पूछा है। सी का मात्रक और बीमीय सूत्र पूछा है आपसे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो तो यहां पे क्या जा, v की बीमा बराबर ए टी स्क्वायर की बीमा, यस बिल्कुल, बराबर बी टी स्क्वायर की बीमा बराबर सी टी की बीमा, है ना। इन चारों की बीमाएं जो आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, क्योंकि ये बराबर होंगे तभी इक्वेशन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। तभी हम बोल सकते हैं कि हमारा जो इक्वेशन है वो करेक्ट है। वी क्या यहां पे, बेग है। वी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, यहां पे बेग को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, तो यहां पे इसको और लास्ट, क्योंकि हमें सी की बीमा निकालना है, तो इन दोनों को आपस में बराबर कर लो, इसको बराबर कर लो। अच्छा, इसको बराबर करोगे तो ये आपका जाएगा, तो वी की बीमा बराबर सी टी की बीमा, देखो वी एल टी माइनस 1 इज इक्वल टू सी एज इट इज। टी की बीमा आपका टी हो जाए, क्योंकि टी यहां पे क्या है, समय दे रखा है ना। देखो यहां पे टी आपका क्या दे रखा है, समय दे रखा है, समय, तो टी का बीमा टी हो जाएगा। तो यहां से अगर सी की बीमा निकालेंगे तो एल टी माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि टी को जब उठा के इधर पटकोगे तो टी की पावर यहां पे कितना 1 है, बराबर के इधर आके पावर माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का वन कितना जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। तो एल टी माइनस 2 आपका आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा, एल टी माइनस 2। अगर वैसे भी समझ में नहीं आता है तो अब ऐसे लिखो इसको, देखो इस तरीके से लिख सकते हो, सी इज इक्वल टू एल टी माइनस 1 इंटू डिवाइडेड बाई टी, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके किस में जाएगा, डिवाइड में। जब डिवाइड को ऊपर ले जाएगा तो पावर किस में जाएगा, माइनस में। तो एल टी माइनस 1 माइनस का 1, तो ये आपका एल टी माइनस 2, क्या जाएगा, एल टी माइनस 2 जो है इसका आंसर होगा। क्लियर है, यस। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं, वॉन डेर वाल गैस समीकरण P प्लस ए डिवाइड बाय वी स्क्वायर और v माइनस बी इज इक्वल टू आर टी में नियतांकों a और b के मात्रक तथा बीमाएं ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, ए बी का मात्रक और बीमा निकालना, सिंपल, ए बी का मात्रक और बीमा आपको निकालना। यस बिल्कुल। देखो तो पी बी इक्वेशन हमारे पास वॉन डेर वाल गैस इक्वेशन लिखा है, p प्लस ए बाय वी स्क्वायर और यहां पे v माइनस वी इज इक्वल टू आर टी। अब इसमें किसी क्वेश्चन में आपका एज यूजुअल मीनिंग आपका दे रखा होगा, किसी इक्वेशन में नहीं दे रखा होगा, तो याद रखना क्वेश्चन में p यहां पे क्या है, p किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दाब को रिप्रेजेंट कर रहा है। v किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पे आयतन को रिप्रेजेंट कर रहा है। r जो है आपका गैस नियतांक है, क्या बेटा, गैस नियतांक है, ठीक है, यहां पे गैस नियतांक है।
और इसके अलावा टी जो है आपका यहाँ पे ताप है। टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ताप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आर और टी की यहाँ पे हमें जरूरत नहीं है, हमें केवल यहाँ पे जरूरत जो होगी वो इसकी हुई। देखो अब इस वाले इक्वेशन को ऑब्जर्व करो, यहाँ पे P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, इनको ऐड कर रहे हैं हम आपस में। P को हम किसके साथ ऐड कर रहे हैं? ए वी स्क्वायर के साथ ऐड कर रहे हैं, ए बाई वी स्क्वायर के साथ ऐड कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए, तभी हम ऐड कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी या रूल्स ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग कि अगर इन दोनों को आपस में अगर ऐड कर रहे हैं तो इसका मतलब इन दोनों का डायमेंशन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो हम यहां पे लिखेंगे P की बीमा बराबर ए बाय वी स्क्वायर की बीमा, है ना। V का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो A इज इक्वल टू P इंटू वी स्क्वायर की बीमा। यस, A की जो बीमा है वो किसके बराबर? P इंटू वी स्क्वायर की बीमा के बराबर हो जाएगा। P यहाँ पे क्या है आपका? P जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? P आपका रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे आपका सिंपल दाब को रिप्रेजेंट कर रहा है। दाब की जो बीमा है वो ml-1 ml-1 t-2 होता है। L की जो बीमा है वो L क्यूब होता है। तो यहाँ पे जाए ml-1 t-2 इंटू L क्यूब का स्क्वायर। तो अगर आप इसको सॉल्व आउट करते हैं तो ml-1 इंटू टी की पावर -2 और L की पावर यहाँ पे कितना जाएगा आपका? 6 हो जाएगा। L की पावर 6 हो जाएगा। तो A की जो बीमा है वो आपका यहां से आ जाएगा बेटा, देखो m L की पावर 5 और T की पावर कितना है? -2। T की पावर -2 आएगा यहां से, ठीक है। तो T की पावर -2, तो ये बीमा हो जाएगा किसके? A की। तो m L की पावर 5 T की पावर -2, m L की पावर 5 T की पावर -2 इज द डायमेंशन ऑफ दिस, ठीक है। तो A की बीमा। अच्छा, क्या निकालना? दूसरा मात्रक भी कहा है करके, इसका मात्रक बताओ। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? तो इसका मात्रक हो जाएगा सिंपल मात्रक, देखो m का मात्रक क्या? kg मीटर की पावर 5 इंटू सेकेंड की पावर -2, है ना। तो ये इसका मात्रक हो जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज देखो, अब v में से b को माइनस कर रहे हैं। जब हम v में से b को माइनस करेंगे तो उस केस में हम तभी माइनस कर सकते हैं जब इसकी बीमा और इसकी बीमा आपस में बराबर है। जब दोनों की बीमाएं आपस में बराबर होंगी तभी हम इक्वेशंस को क्या कर सकते हैं? माइनस कर सकते हैं। तभी इक्वेशंस को हम क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। तो इसका मतलब v की जो बीमा है, v की बीमा बराबर b की बीमा। तो यहां पे b की जो बीमा है वो क्या जा? L क्यूब के बराबर हो जाएगा। तो इसका जो मात्रक है बेटा यहां पे क्या जा? मीटर क्यूब हो जाएगा, है ना। तो v की बीमा और b की बीमा जो है आपस में बराबर है, दोनों को आपस में इक्वेट कर देंगे, दोनों को आपस में इक्वेट करके हम आंसर निकालेंगे, ठीक है। इज इट क्लियर? तो अगेन इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अच्छा, 1 जूल को अर्ग में परिवर्तित कीजिए। तो यहां पे आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जूल और अर्ग में क्या डिफरेंस है। ये क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी करा चुका हूं एग्जांपल के तौर पर, किसमें? जब हमने फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ा था एक पद्धति से दूसरे पद्धति में मात्रकों का कन्वर्जन, है ना, वैल्यूज का कन्वर्जन जब हमने देखा था तो उसमें सेम इसी क्वेश्चंस को कराया था। 1 जूल को किस में परिवर्तित किया था मैंने? अर्ग में परिवर्तित किया था, या 1 अर्ग को जूल में परिवर्तित किया था। तो सेम क्वेश्चंस आप वहां से इसको पिक करेंगे, ठीक। पार्ट फर्स्ट के अंदर है, उसमें देख लेना आप, लास्ट में मिल जाएगा आपको। अच्छा देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं? दाब P इज इक्वल टू क्या दे रखा आपका? देखो b माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई AT में x दूरी, t जो है यहां पे समय है तथा AB क्या है आपका? नियतांक है। तो नियतांकों a और b की बीमाएं ज्ञात कीजिए। तो हमें यहां पे निकालना जो है वो a और b की बीमाएं हैं, मतलब a और b की बीमाएं आपको यहां पे ज्ञात करना। यस, बिल्कुल। तो देखो यहां पे इक्वेशन हमारे पास क्या दे रखा है? P इज इक्वल टू b माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय AT। इसका मतलब क्या हुआ? भैया, ये तो दिखेगा ही नहीं कलर, ये भी नहीं दिखेगा इतना, यूज करते हैं। देखो b माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय AT। तो इसमें अगर हम देखोगे तो b में से हम क्या कर रहे हैं? एक्स स्क्वायर को माइनस कर रहे हैं। b में से एक्स स्क्वायर को माइनस करें तो रूल्स वही है कि b में से एक्स स्क्वायर को तभी हम माइनस कर सकते हैं जब
बी की बीमा और एक्स स्क्वायर की बीमा आपस में बराबर हो। तो आप यहां पे लिखेंगे बी की बीमा बराबर एक्स स्क्वायर की बीमा। यस, तो यहां पे बी की जो बीमा है बेटा क्या हो जाएगा, एक्स, एक्स के यहां पे दूरी है, दूरी की बीमा एल, तो ये आपका एल स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर है तो एल स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल, फर्स्ट पार्ट आपका ये कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट, आपको ए की बीमा भी ज्ञात करना है। यहाँ पे ए दे रखा है, ए की बीमा भी आपको ज्ञात करना है ना। तो ए की बीमा ज्ञात करनी है तो यहां से आप ए कैलकुलेट करो। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ए इज इक्वल टू, देखो ए इज इक्वल टू आपका जाएगा बी माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय पी इंटू टी, पी इंटू टी। तो देखो ए की जो बीमा है, ए की जो बीमा है इज इक्वल टू क्या जाएगा, बी माइनस एक्स स्क्वायर की बीमा डिवाइड बाय पी इंटू टी की बीमा। बीमा के टर्म्स में हमने लिखा है इसका, जो क्लॉज ब्रैकेट लगा इसका मतलब बीमा है। अच्छा, बी माइनस एक्स स्क्वायर की बीमा क्या जाएगा बेटा, एल स्क्वायर। दोनों की बीमा सेम है तो सेम एक ही बार लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे कि एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, बिल्कुल भी नहीं, एल स्क्वायर आपको लिखना है इसकी बीमा, ठीक है ना। डिवाइड बाय पी, पावर पी क्या यहाँ पे दाब है, देखो दाब है ना, दाब की बीमा होता है एम एल माइनस वन टी माइनस टू, एम एल माइनस वन टी माइनस टू इंटू टी। देखो अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये तो जो आपका एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम, एल की पावर माइनस वन और टी की पावर माइनस का वन। देखो जब इसको ऊपर ले जाओगे तो m की पावर माइनस वन हो जाएगा, l की पावर माइनस वन ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 2 + 1 3, तो l क्यूब हो जाएगा और t की पावर 1 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो यह हो गया आपका a की जो बीमा है वो निकल के आ जाएगा, m की पावर माइनस वन, एल क्यूब t माइनस वन। ये जो बीमा है ये आपका जो है a की बीमा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो हाँ, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो क्वेश्चन है आपका सिंपल, यहां पे क्वेश्चन क्या तरीका है, कह रहे कि एक कण क्षैतिज तल में वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा कर रहा है। किसमें, वृत्तीय तल पे, मतलब वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है। उस पर लगने वाला अभिकेंद्र बल कण के द्रव्यमान m, वृत्त की त्रिज्या r तथा कण की चाल v पर निर्भर करता है। तो इस अभिकेंद्र बल का सूत्र विमीय विश्लेषण विधि से स्थापित कीजिए। तो कह रहे कि किसी कोई भी वस्तु अगर वृत्तीय पथ पर गति करता है, किस पे गति करता है, वृत्तीय पथ पर अगर वो गति करता है तो उस पर लगने वाला जो अभिकेंद्र बल है वो उस कण के द्रव्यमान, जिस पथ पर वो गति कर रहा है, तो उस वृत्तीय पथ की त्रिज्या और उसकी चाल कितनी है उस पर निर्भर करता है। तो यहां पे सबसे पहले हम मान लेंगे बेटा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मानेंगे। माना जो अभिकेंद्र बल F है, F इज प्रोपोर्शनल टू m की पावर a, r की पावर b और v की पावर c, है ना, क्योंकि वो द्रव्यमान पे निर्भर कर रहा है, वो त्रिज्या पे निर्भर कर रहा है और वो चाल पे निर्भर कर रहा है। कितना निर्भर कर रहा है हमें नहीं पता, तो इसलिए हम इक्वेशंस क्या मान लेंगे, हम इक्वेशंस मान लेंगे F इज प्रोपोर्शनल टू m की पावर a, r की पावर b और v की पावर c, ये हम कंसीडर कर लेंगे। यहां से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा देना, तो एक कांस्टेंट आएगा k, तो k m की पावर a, r की पावर b और v की पावर c, जहां k एक बीमाहीन नियतांक है। क्या है बेटा, बीमाहीन नियतांक है। क्या है भाई, बीमाहीन नियतांक है। यस, बिल्कुल बीमाहीन नियतांक है, तो इसकी कोई बीमा ही नहीं है। जब इसकी बीमा नहीं है तो उसकी बीमाओं को छोड़ देंगे और यहां पे दोनों पक्षों की क्या करेंगे, बीमा लिखेंगे। दोनों पक्षों की बीमा लिखने पर, दोनों पक्षों की बीमा लिखेंगे तो यहां पे बल की जो बीमा है वो ml(t-2) होता है, ठीक है, हमने लिख दिया, इज इक्वल टू, अच्छा m की पावर a, तो m की बीमा तो m ही होता है, तो m की पावर a, r क्या है आपका यहाँ पे त्रिज्या है, त्रिज्या की बीमा l, तो l की पावर b और यहाँ पे v क्या है, वेग की बीमा l(t-1) की पावर c हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इसको और सॉल्व आउट करो, देखो यहाँ पे इसको और सॉल्व आउट करो तो, अच्छा पेन चेंज कर लो, हाँ ये वाला कलर है, तो देखो m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2 इज इक्वल टू, देखो
m की पावर a, देखो यहाँ पे l की पावर b और यहाँ पे l की पावर कितना है c है, इनटू मल्टीप्लाई में घातें जुड़ती हैं, तो l की पावर यहाँ पे b और प्लस का क्या जाएगा आपका c हो जाएगा, और अगेन यहाँ पे t की पावर आपका देखो क्या आ जाएगा माइनस का c हो जाएगा, t की पावर माइनस का c हो जाएगा। अब यहाँ पे घातों की तुलना कर देंगे, तो घातों की तुलना आप कर दोगे, है ना, घातों की तुलना कर दो। तो अगर घातों की तुलना करोगे देखो a जो है वो किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर, तो a इज इक्वल टू 1। अच्छा देखो b प्लस सी, जो b प्लस सी है आपका वो किसके बराबर हो जाएगा, देखो ये 1 के बराबर हो जाएगा, तो b प्लस सी इज इक्वल टू 1। अच्छा t की पावर माइनस सी किसके बराबर है -2 के बराबर है, तो c इज इक्वल टू माइनस का 2, माइनस का c इज इक्वल टू माइनस का 2, तो यहां से c इज इक्वल टू कितना जाएगा आपका 2 हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू 1 माइनस सी, दैट इज 1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस का 1। तो b का वैल्यू माइनस का 1 आ जाएगा, a का वैल्यू 1 हो जाएगा, c का वैल्यू कितना जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसका जो वैल्यू है अब यहां पे रख दो, इस वाले इक्वेशन में रख दो, है ना, f इज इक्वल टू के m की पावर a r की पावर b और v की पावर c। तो यहां पे आपका f जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा k m की पावर a मतलब 1 इंटू r की पावर कितना है v का मतलब माइनस का 1 और v की पावर c का वैल्यू कितना है 2 है। तो सिंपली आप इसको लिखेंगे तो f इज इक्वल टू के एम वी स्क्वायर बाय आर, क्या है f के एम वी स्क्वायर बाय आर। बाय एक्सपेरिमेंटल ये देखा गया है, बाय एक्सपेरिमेंटल ये देखा गया है कि k का जो वैल्यू होता है बेटा वो 1 होता है। अगर k का वैल्यू आपको पता है तो आप रख देंगे, अगर नहीं पता तो छोड़ देंगे, इसको यहीं पे छोड़ देंगे इक्वेशन को। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल प्रयोग के द्वारा ये देखा गया है कि k का वैल्यू 1 होता है, तो इसलिए फोर्स F इज इक्वल टू आपका हो जाएगा m v स्क्वायर बाय, और ये इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, ये इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्लियर है, तो इस तरीके से हम विमी विधि से F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर को ड्राइव कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगेन आप देखना मिनिमम कितने मैक्सिमम कितने फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन निकाला, F 3 पे डिपेंड कर रहा है, M R और V पे डिपेंड कर रहा है, किसी और अदर फिजिकल क्वांटिटीज पे ये डिपेंड नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। यस बिल्कुल, आ जाओ देखते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, किसी कण का वेग v इज इक्वल टू ए टी प्लस बी बाई टी समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है, जहां पे t जो है समय है, a तथा b के विमीय सूत्र ज्ञात कीजिए। तो a और b का विमीय सूत्र निकाला, सिंपल। अब आपका आ गया कि v की जो विमा है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो at की विमा के बराबर हो जाएगा। तो a की जो विमा है वो क्या जाएगा v बाय टी की विमा के बराबर हो जाएगा, t इसके डिवाइड बाय जाएगा ना। अच्छा v की विमा एल टी माइनस 1 डिवाइड बाय टी, तो यह एल टी माइनस 2, तो यहाँ पे a की जो विमा है वो एल टी माइनस 2 हो जाएगा। अच्छा दूसरा देखो सिंपल, v की जो विमा है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो v बाई टी की विमा के बराबर हो जाएगा, v बाई टी के विमा के बराबर हो जाएगा। यस बिल्कुल ठीक है। तो ये इसका मतलब है यहाँ पे b की जो विमा है वो किसके बराबर हो जाएगा, v इंटू टी की विमा के बराबर हो जाएगा, तो ये एल टी माइनस 1 इंटू टी, तो ये आपका जाएगा सिंपली एल। तो यहाँ पे क्योंकि t की पावर यहाँ पे -1 यहाँ पे प्लस का 1, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, b की जो विमा है वो l के बराबर होगा, l की विमा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये a और b की विमाएं हो गई, क्लियर। अच्छा देखो अब नेक्स्ट, आदर्श गैस समीकरण पीवी बराबर RT से R का विमीय सूत्र ज्ञात कीजिए। मतलब इसी इक्वेशन का यूज करना है और इसी इक्वेशन का यूज करके आपको R का विमा ज्ञात करना है। ये कल के लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था, यहां पे भी एक बार मैं आपको बता देता हूं। देखो R की जो विमा है बेटा वो किसके बराबर हो जाएगा, वो PV बाई टी की विमा के बराबर। जब P यहां पे क्या है, P आपका दाब है, V आयतन है, T आपका ताप है और R जो है गैस नियतांक है, ठीक है। तो P यहां पे जो ml -1 T -2 इंटू V L क्यूब डिवाइडेड बाय, क्योंकि आयतन है, आयतन का जो L क्यूब डिवाइड बाय T टेम्परेचर का विमा क्या होता है K या थीटा, K से भी रिप्रेजेंट करते हो आप इसको, थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हो, दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो आप इसको लिख सकते हो m L की पावर -1, तो
तो देखो यहां पे जस्ट हमने P की बीमा रख देंगे, V की बीमा रख देंगे और यहां पे ताप की बीमा रख देंगे K। देखो अगर इनकी मल्टीप्लाई करते हैं L क्यूब और L की पावर -1 की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएगा, तो पावर बचेगा आपका 2। यहां पे बचेगा T की पावर -2 और K की पावर -1, तो ये आपका हो जाएगा बीमा R की, क्या जाए R का बीमीय सूत्र हो जाएगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अब देखो नेक्स्ट। अच्छा ये आवर्तकाल के लिए है, यदि किसी सरल लोलक का आवर्तकाल T उसके गोलक के आवर्तकाल के लिए द्रव्यमान M, धागे की लंबाई L, गुरुत्वीय त्वरण G पर निर्भर करता है, तो बीमीय विधि से आवर्तकाल के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चंस अभी इससे पहले हमने करा था, जब बीमीय विश्लेषण का जब हम उपयोग देख रहे थे, है ना, सेकंड यूजेस में हमने इसी इक्वेशन, सेकंड या थर्ड यूजेस में हमने इसी क्वेश्चन को सॉल्व किया था। वहां पे T इज इक्वल टू अपने इक्वेशंस निकाला था K रूट ऑफ L/G, अगर आपको याद है तो, ठीक है ना। तो यहां से आप उसको कर लेंगे इस क्वेश्चन को। अच्छा देखो अब यहां पे करके 12 न्यूटन को, सॉरी 12 क्वेश्चन है, न्यूटन को डायन में परिवर्तित कीजिए, जबकि न्यूटन MKS पद्धति में बल का मात्रक है तथा डायन CGS यूनिट में है। तो देखो सबसे पहले यहां पे आप लिखो बल, फिजिकल क्वांटिटी क्या है हमारे पास, बल दे रखा है, ठीक है ना। न्यूटन को डायन में बदलना है, इसका मतलब MKS को आपको CGS में बदलना है, ठीक है ना। तो MKS में N1 1 हो गया और CGS में N2 का वैल्यू आपको निकालना है। इसमें M1 द्रव्यमान को kg में मापते हैं, लंबाई को 1 मीटर में मापते हैं और टाइम जो है उसको हम 1 सेकंड में मापते हैं। CGS के अंदर द्रव्यमान को हम ग्राम में मापते हैं, मीटर जो लंबाई हमारा, उस लंबाई को हम किस में मापते हैं, लंबाई को हम मापते हैं सेंटीमीटर में। तो L2 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड T2 इज इक्वल टू 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, है ना। समय को हम सेकंड में ही मापेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यस। अच्छा अब देखो यहाँ पे बल का जो बीमा है, बीमा क्या होता है बेटा, यहाँ पे बीमा देखो सिंपल, इसकी जो बीमा है वो MLT-2 होता है, कहता है MLT-2 हो जाएगा, ठीक है बिल्कुल, यस। तो MLT-2 हो जाएगा। तो इक्वेशन जो हम यूज करेंगे, समीकरण जो हम यूज करेंगे, क्या होता है समीकरण, N1 M1 L1 T1 -2, बीमा को यहां पे लिख देंगे M1 L1 T1 के पदों में। अच्छा बराबर N2 देखो M2 L2 और T-2 लिख देंगे। हमें निकालना क्या है, हमें N2 निकालना है, यहां पे गौर करो, हमें N2 निकालना है। तो N2 इज इक्वल टू यहां से क्या आ जाएगा, N2 इज इक्वल टू यहां से N2 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा N1 M1 बाय M2 इंटू L1 बाय L2 इंटू T1 बाय T2 की पावर -2 हो जाएगा। अब वैल्यूज रख दो, देखो N1 का वैल्यू कितना है, 1 दे रखा है M के सिस्टम में, ठीक है 1 हो गया। अच्छा M1 देखो कितना 1 kg और ये 1 ग्राम, तो यहां पे लिखेंगे 1 kg डिवाइड बाय 1 ग्राम इंटू L1 कितना देखो बेटा 1 मीटर, तो यहां पे लिखेंगे 1 मीटर डिवाइड बाय 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेकेंड डिवाइड बाय 1 सेकेंड की पावर -2, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, बचा 1 की पावर -2 1 आ जाएगा, उसको छोड़ दो। अच्छा अब यहां पे अपना केजी को ग्राम में या ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर लो, किसी को भी कन्वर्ट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो केजी को आप ग्राम में कन्वर्ट कर दोगे तो यह आ जाएगा 10⁻³ ग्राम डिवाइड बाय ग्राम इंटू, यहां पे आप मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दोगे तो कितना लिखोगे आप 10⁻², सॉरी सेंटीमीटर, क्या लिखोगे सेंटीमीटर, यस बिल्कुल। तो यह जगह सेंटीमीटर डिवाइड बाय सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कैंसिल, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, तो 10⁻³ कितना जाएगा 5, 10⁻³ गुणा 10⁻2 तो 10⁻5 हो जाएगा। तो इसका मतलब एक न्यूटन जो है, तो यहां पे 1 न्यूटन जो है वो आपका 10⁻5 डायन के बराबर है। 1 न्यूटन 10⁻5 डायन के बराबर है, ठीक है। चलो तो इस तरीके से आप डायन, न्यूटन को डायन में या डायन को न्यूटन में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपको यहां पे लिखना 1 डायन, तो 1 डायन इज इक्वल टू 10⁻⁻5 न्यूटन के बराबर हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, ठीक है, यस। तो इसी के साथ जो है हमारा चैप्टर का दी एंड होता है। बीमीय विश्लेषण 2 पार्ट में हमने खत्म कर दिया है, तो दोनों पार्ट को आप बहुत बारीक से और सिंपली अगर हम कहें दोनों पार्ट को आप फुल्ली देख लेना, वीडियो को कहीं पे भी स्किप मत करना।
एंड तक देख लेना दोनों वीडियोस को। आपका बीमीए विश्लेषण के अंदर जितने भी डाउट्स होंगे, जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएगा। डेफिनेटली बीमीए विश्लेषण से जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, आप डेफिनेटली उन क्वेश्चंस को कर सकते हो अगर आपने इन दोनों पार्ट्स को देख लिया। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। किस चैप्टर को करवाना है, कौन सा चैप्टर का वीडियोस आपको चाहिए, तो उसका नेम जो है आप कमेंट में जरूर बताना, चाहे लाइव चैट के कमेंट्स में बताना या वीडियोस के कमेंट में बता देना। कमेंट में आप चैप्टर का नेम बता देना, नेक्स्ट वीडियो जो है उसी चैप्टर पे बनेगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।